मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 21 पे आ जाइए। पेज नंबर 21 पे आपको न्यू टॉपिक दिया हुआ है, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नए प्रशासन को सेट करना या स्थापित करना। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल थे जो 1773 से लेकर 1785 तक उन्होंने वर्क किया था। was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power। इन्होंने कंपनी पावर में बहुत ही बड़ा या विस्तारित रोल निभाया था। By his time the company had acquired power not only in बंगाल। इनके समय में कंपनी की जो पावर थी वो केवल बंगाल में ही नहीं थी, बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, लेकिन वे बॉम्बे और मद्रास में भी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिश जो टेरिटरीज थी इनको मुख्यतः यूनिट्स में जो बांटा गया जिनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, वहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। इन तीनों जगहों पर मुख्य कार्यभार संभाला जाता था, इनकी कमान संभाली जाती थी। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। इन प्रत्येक पर गवर्नर के द्वारा शासन किया जाता था या फिर नियम लागू किया जाता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। जो सुप्रीम हेड होता था इस प्रशासन का वो गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे, इन्होंने एक न्यायपालिका की धारणा को सर्किल रूप से, एक तरह से जो स्फीयर वाले मतलब गोलाकार रूप से प्रशासन को संभाला, मतलब चारों तरफ से इन्होंने प्रशासन को संभाला। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग ने, जब ये गवर्नर जनरल थे। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश। 1772 में एक नया सिस्टम स्थापित हुआ। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होते थे। अ क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत भी कहा जाता है, एंड अ सिविल कोर्ट, और एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रिटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। मौलवीज और जो हिंदू पंडित थे इन्होंने भी भारतीय जो नियम थे, कानून थे, इनके द्वारा भी जो भारत के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वहाँ पे सिविल कोर्ट्स के अंदर जो नियम थे वो लागू किए जाते थे। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके द्वारा भी नियम लागू किए जाते थे। जो हिंदू पंडित और जो मौलवीज थे इनके द्वारा पहले नियम लागू किए जाते थे, पर अब इनके अंडर में जो काम किया जाता था वो गवर्नर जनरल के अंडर में किया जाने लगा। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी। पहले जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो काजी के अंदर में आते थे, काजी उनको संभालते थे। एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। और जो मुफ्ती होते थे वो एक कलेक्टर्स के रूप में काम करते थे। काजी एक जज, काजी को एक न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था पहले। मुफ्ती कौन होते थे? द जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मुफ्ती एक प्रकार की न्यायपालिका होती थी जिसमें एक कम्युनिटी होती थी, मुस्लिम कम्युनिटी, जिसके अंदर कई प्रकार की जूरिस्ट होते थे, कई लोग होते थे जो न्याय, जो सबूत और गवाहों के आधार पर न्याय निकालते थे और फिर वो आगे काजी को भेज देते थे और काजी उसको एडमिनिस्ट्रेशन करके जजमेंट निकालते थे। इम्पीचमेंट और ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड। एक ऐसा घर होता था जहाँ पे न्याय किया जाता था
फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें किसी पे भी चार्ज लगाया जाता था, मतलब किसी को भी पनिशमेंट दी जाती थी जब भी वो कुछ गलत होता था, उसके लिए उनको पनिशमेंट दी जाती थी। वो कहाँ पे दी जाती थी? इम्पीचमेंट। एक हाउस होता था इंग्लैंड के अंदर, उसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट। द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय आरजी पोलार्ड 1789। 1789 में आरजी पोलार्ड के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग का ट्रायल पीरियड चल रहा था। वॉरेन हेस्टिंग एज ए गवर्नर जनरल वर्क कर रहे थे, जिसमें वो लीड कर रहे थे और सभी लोग इस सभा में मौजूद थे। इस तरह से इन्होंने पेंटिंग ड्रॉ की है। ये पेंटिंग आरजी पोलार्ड ने 1789 में ड्रॉ की थी। When Warren Hastings went back to England in 1785, जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड में 1785 में वापस आए, एडमंड बुर्की एक्यूज हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिसगवर्नमेंट ऑफ बंगाल। जो एडमंड बुर्की थे, इन्होंने इनको दोषी ठहरा दिया कि आपने जो यहाँ पे इरेस्पॉन्सिबल वर्क किया है मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल की जो सरकार थी वहाँ पे आपने अच्छे से वर्क नहीं किया है। इसके लिए इनको दोषी ठहरा दिया गया किसके द्वारा? एडमंड बुर्के द्वारा। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 years। और इनके द्वारा एक महाभियोग छेड़ दिया गया, उनकी महाभियोग कार्रवाई की गई कि इनको निष्कासित कर दिया जाए गवर्नर जनरल के पद से। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये एक महाभियोग भी चला दिया गया। किनके खिलाफ? वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ। और ये लास्ट के 7 सालों में ऐसा किया गया। नेक्स्ट पेज पे आइए। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। एक मुख्य प्रॉब्लम यह हो गई थी कि जो ब्राह्मण लोग होते थे, इनकी एक अपनी अलग ही स्कूल होती थी जहाँ पे ये अपने नियम सीखते थे, और इन स्कूल का नाम था धर्मशास्त्र, जहाँ पे इनको शिक्षा प्राप्त होती थी। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड वी हाल ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। By 1778 a code of Muslim laws were also compiled for the benefit of European judges। इनमें कंपाइल का मतलब गलतियाँ निकालना, जैसे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी इनके अलग तरह के रूल थे, और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी इनके अलग तरह के रूल थे। तो इनमें जो कमियाँ होती थी, इन कमियों को निकालने का काम इनका होता था ब्राह्मण्स का। और ये ब्राह्मण की मदद से इन्होंने बहुत ही बेनिफिट इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। और जब ये बात आगे बढ़ती गई, जब ये एक्ट हुआ 1773 में, एक नया सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित हो गया था, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पे एक अपील की जा सकती थी। द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता। वो सदर निजामत अदालत भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, एज द टाइटल सजेस्ट हिम मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस। भारतीय जो जिले थे उसमें तब कलेक्टर के द्वारा ये सजेशन दिया गया कि जो मुख्य कार्यकारी वर्कर्स हैं उनसे राजस्व उनसे वसूला जाए, उनसे कर वसूला जाए, और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये कर उनसे लिया जाए। और ये काम जो करवाते थे ये हेल्प ऑफ जजेस, ये न्यायाधीशों की मदद से ये वर्क करवाते थे। पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज, और जो दरोगा होते थे ना, इनकी हेल्प से ये वर्क किया जाता था कि लोगों से राजस्व और उनसे टैक्सेस वसूले जाते थे। हिज ऑफिस द कलेक्टेड, उनका ऑफिस का था कलेक्टेड में, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडली
रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ ऑथोरिटी। और एक नया केंद्र बन गया शक्ति का, जो आगे तेजी से संरक्षण करने लगा इस चीज़ को कि लोगों से किस प्रकार से राजस्व और कर वसूली की जाए। उसके लिए एक नई संस्था का गठन भी कर दिया गया, जो वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया गया। द कंपनी आर्मी colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, trained soldiers on horseback, and infantry. जो मुगल आर्मीज होती थी वो मुख्य थे किस प्रकार से ट्रेन होते थे, वो पैदल मार्च करके वॉक करके जाते थे। इस प्रकार से वो अपने ट्रेनिंग पूरी करते थे मुगल आर्मीज। दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स, उनको पैदल सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीर अंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड। और इनको जो आर्चरी यानी तीर अंदाजी होती है ना, उसमें भी इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, किनको, मुगल आर्मीज को। The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with pedal soldiers. और जो ग्रामीण क्षेत्र थे, इन ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ही पीजेंट्स यानी जो किसान थे, किसानों को भी इन आर्मीज में शामिल कर लिया गया। एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। और जो लोकल जमींदार थे, इन जमींदार को मुगल्स के अधीन कर दिया गया, इनको मतलब इनको सौंप दिया गया, और फिर ये इन आर्मीज को संभालते थे विद द पैदल सोल्जर्स के साथ में। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. एक बहुत ही बड़ा बदलाव जब हुआ, जब 18वीं शताब्दी के दौरान जब मुगल इस काम में भी सक्सेस हो गए कि इन लोगों ने अवध और बनारस के अंदर किसानों की रिक्रूटिंग की, किसानों की भर्ती की, किसके अंदर, इनकी आर्मियों के अंदर, एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। और इनको ट्रेनिंग दी गई है प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप्टेड द सेम मेथड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम यही मेथड एडोप्ट किया या अपनाया। व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, जब ये भी अपनी आर्मी में रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो इन्होंने भी यही मेथड अपनाया। विच केम टू बी नोन एज द सिपोय आर्मी। और वो धीरे धीरे किस नाम से जाने लगी, सिपोय आर्मी। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, जो इंडियन वर्ड है सिपाही, इसी से इन्होंने सिपोय आर्मी बनाई, मीनिंग सोल्जर। इसका मतलब क्या होता है, सिपोय का मतलब सोल्जर। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन द बुर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, फॉर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। एक तो युद्ध श्रेणियों में बहुत ही ज़्यादा तकनीकी बदलाव आया 1820 में। तब आर्म्स में जो बंदूकें थी, बारूद वाली बंदूकें, और जो मस्केट्स यानी माचिसों वाले हथियार यूज करने लग गए थे लोग। जो ब्रिटिश साम्राज्य बुर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इन सोल्जर से ये इन हथियारों से लड़ते थे। किनसे, मस्केट्स एंड मैचलॉक से, जो बंदूकें और जो बारूदी हथियार थे इनके द्वारा। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। जो कंपनी के सैनिक थे, इनकी आर्मी थी, वो भी धीरे धीरे मिलिट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलती गई है इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। और इनकी जो पैदल सेना थी, जो रेजिमेंट्स थी, वो भी अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता ये देने लग गए, पैदल रेजिमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता देने लग गए।
कि जिसके पास पैदल सेना होगी वो ज़्यादा अच्छे से वॉर में टिक पाएगा। ये इनकी धारणा चेंज हो गई थी इनकी ब्रिटिश कंपनीज की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इनके रेजिमेंट्स की ये धारणा बदल गई थी। आप लोग यहाँ तक ही टिक लगा लो, आज बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। और आगे अपन जो चैप्टर बचा हुआ है ये नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क ये है कि जो ये चैप्टर मैंने समझाया ना आपको, इस चैप्टर में जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या बताया कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कब स्थापना हुई और किस तरह से उन्होंने कमांड संभाली। जो ट्रायल पीरियड था वॉरेन हेस्टिंग का जो ट्रायल पीरियड था, इन्होंने किस तरह से वहाँ पे मैनेज किया। तो इस आपको ये सर्च करके देखना है नेट पे कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो फर्स्ट काउंसिल थी इनकी वेस्ट बंगाल में, इन्होंने किस तरह से उस काउंसिल को संभाला। और ये आपको इंटरनेट की मदद से सर्च करके समझना है। और आपका आज का यही एक्टिविटी वाला होमवर्क है और आगे इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।